बताएगा कोई बंदा मुझे व्हाट वी आर गोइंग टू पढ़ेंगे नाउ। हाँ फिक्र तो करनी पड़ेगी ना भाई, आपकी ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल पढ़ना है। चलो भाई प्लांट को कंप्लीट कर दिया था। पार्ट सेकंड इस चैप्टर का शुरू जो कि कहता है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। भाई एनिमल कैसे वाटर और साल्ट को बैलेंस करते हैं ये चीजें पढ़ेंगे। पहले ये तो पता होना चाहिए ना एनिमल के कितने टाइप हैं। भाई एनिमल के दो टाइप हैं। एक एनिमल हैं खुश्की पे रहने वाले जिनको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और दूसरे एनिमल हैं पानी में रहने वाले जिनको हम एक्वाटिक कहते हैं। भाई मुझे बताएं किसको मसला पेश आएगा पानी की कमी का, साल्ट की कमी का, और वो पानी की कमी और साल्ट की कमी की वजह से उस पानी को एक तो लॉस होने नहीं देंगे और उस पानी को बार बार बॉडी में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, हेलो जी बाबा, कोई स्टूडेंट है ऑनलाइन क्लास का? नहीं क्यों नहीं कनेक्ट हो रही कॉल? नहीं तो सिग्नल वीक नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, तो टेरेस्ट्रियल के पास क्या है प्रॉब्लम है कि पानी लॉस ना हो जाए, तब उस पानी को रीयूज करते हैं, बार बार रीयूज करते हैं, मतलब ये डिहाइड्रेशन नहीं होने देते। टेरेस्ट्रियल की स्पेलिंग सेट कर लें भाई, ठीक है। चलो, और एक्वाटिक एनिमल वो हैं वॉइस इशू, इसके साथ वॉइस इशू है, इसके साथ वॉइस इशू है, नहीं है ना? क्लियर है सर? सर तो आपके पास वॉइस इशू होगा, मैसेज आई है। ओके ओके ओके, ऊपर जाके बैठे छत पर, सर्दी भी लगेगी, टॉपिक भी समझ सही आएगा, ठीक है ना? मतलब किसी विंडो की जगह से बैठे, ऐसी जगह पे बैठे जहां पे सिग्नल आने के लिए रास्ता खुला हो तो नेट अच्छी चलेगी। मैं ऐसे करता हूँ, मुझे नेट चलानी होती है, मैं ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है, वहां पे अच्छी चलती है। हाँ भाई, एक्वाटिक एनिमल वो हैं जिनको पानी इतना मिलेगा कि इतनी कमी नहीं होगी, और इनको साल्ट भी पानी से मिलेंगे, तो ये भी अडाप्टेशन करेंगे, मगर ज़्यादा इनको मेहनत करनी पड़ेगी ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए। तो भाई बताएं अब टेरेस्ट्रियल एनिमल में से मोस्ट डोमिनेंट एनिमल कौन से हैं जो खुश्की पे रहने में कामयाब हैं? आप कहेंगे सर इनवर्टिब्रेट कहें तो इनवर्टिब्रेट में से इंसेक्ट और वर्टिब्रेट में से फिशेस को छोड़कर बाकी जो वर्टिब्रेट हैं उनमें ऑस्मो रेगुलेशन अच्छे टाइप की है, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म अच्छा है। फिशेस तो एक्वाटिक हो गई, हम टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे हैं। तो भाई आप देखें ना, इंसेक्ट जो हैं और वर्टिब्रेट में से बर्ड जो हैं और मैमल जो हैं या रेप्टाइल को देखें, ये दुनिया के हर जगह में मिलेंगे आपको। क्यों भाई? क्योंकि इनके पास पानी ना होते हुए भी रहने की कैपेसिटी है। तो हम ये पढ़ेंगे जहाँ पे पानी है या कम है या बिल्कुल कम है या ड्रिंकिंग के लिए है ही नहीं, तो एनिमल कैसे गुजारा करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे साल्ट और वाटर का बॉडी के अंदर। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल कैसे अडॉप्ट करेंगे
उनकी अडाप्टेशन के कैरेक्टर। ओके ओके, कैरेक्टर नंबर वन है पानी प्रूफ, वाटर प्रूफ, एक्सटर्नल कवरिंग। आप कहेंगे सर सीधी बात क्यों नहीं कहते स्किन? हाँ भाई स्किन। अगर सेब को बाहर से ये स्किन ना हो तो भाई गर्मी में रखा जाए इसको तो सेब से पानी निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन होगी सेब से, है ना। क्यूटिकल लेयर है ये इसकी क्यूटिकल लेयर है जो इम्परमिएबल है, इसकी वजह से पानी बाहर नहीं निकल रहा। ऐसा ही हमारी बॉडी के ऊपर ये स्किन है, ये जो स्किन है इस स्किन को कौन सी स्किन कहते हैं आप कहेंगे सर ये स्किन है केराटिनाइज्ड स्किन है। और आर्थ्रोपोड में ये बनी हुई है काइटिन की, आर्थ्रोपोड में काइटिन की है, रेप्टाइल में, बर्ड में और मैमल्स में ये कौन सी है? केराटिन की बनी हुई है। तो मुझे बताएं आपकी बॉडी के अंदर वाटर का पोटेंशियल कितना है? एनवायरनमेंट से ज्यादा। तो आपकी बॉडी का पानी निकलना चाहिए ना एनवायरनमेंट में, क्यों नहीं निकल रहा? आपने क्या किया है ऐसा? बर्ड ने क्या किया है ऐसा? आप कहेंगे सर वाटर प्रूफ कवर लगा दिया है, केराटिनाइज्ड लेयर है जो अंदर 70% पानी को स्टोर करके रखती है, बाहर नहीं जाने देती। मुझे बताएं ये परमिएबल है या इम्परमिएबल है? इम्परमिएबल है। मगर आप कहेंगे सर ये कंडीशन के बेस पर भी काम करती है। भाई कैसे? आप कहेंगे सर सर्दियों में ये टोटली इम्परमिएबल है। जब गर्मी होती है तो बॉडी को जब हीट अंदर पड़ती है तो ये एक स्पेशल पोर हैं इसमें जो सर्दी में बंद होते हैं, गर्मी में उनको खोल देती है जिससे स्वेटनिंग होती है और उन पोर को कहते हैं नॉट एल्स स्वेट पोर। क्या पोर का नाम क्या है? स्वेट पोर। तो स्वेट पोर हैं जो इसमें लगे हुए हैं। तो गर्मी में ये स्वेट को रिलीज करती है, वाटर को, यूरिया को रिलीज करती है। ठीक है, तो जनरली इम्परमिएबल है। इट मीन्स ये आपके पानी को डिहाइड्रेट होने से बचाती है। चलो भाई, और काइटिन इंसेक्ट के बाहर जो कवरिंग है बॉडी की वो काइटिन की बनी हुई। आप देखें इंसेक्ट पानी में रह रहा है, आप देखें इंसेक्ट धरती में रह रहा है, आप देखें इंसेक्ट डिजर्ट में खुश्की में रह रहा है, आप देखें इंसेक्ट उड़ रहा है हवा में। तो भाई अगर पानी में है तो पानी ना अंदर आए, अगर डिजर्ट में है तो पानी ना बाहर जाए, उसके लिए टोटली इम्परमिएबल 110% इमर्पियल लेयर है। उस इम्परमिएबल लेयर का नाम है काइटिनस लेयर, जो इंसेक्ट की बाहर की कवरिंग है। इसे कोकून भी कहा जाता है, मेम्ब्रेन को कोकून भी कहा जाता है। काइटिन की बनी हुई है जो टोटली इम्परमिएबल है। हाँ भाई, इंसेक्ट को पसीना आएगा? नहीं भाई, तो इम्परमिएबल है टोटली। ये पहली अडाप्टेशन थी टेरेस्ट्रियल एनिमल की कि इनके पास एक वाटर प्रूफ कवरिंग हो। बर्ड्स में एडिशनल चीजें हैं, वो हैं जो फीदर्स वगैरह हैं, टेम्परेचर को मेनली मेंटेन करने के लिए। इम्परमिएबिलिटी में तो इनका मेन रोल नहीं है, मगर वो भी समहाउ वेक्स के मौजूदगी होने से वो भी वाटर से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करते हैं, पानी को धकेलते हैं, अंदर नहीं आने देते। चलो भाई, सेकंड अडेप्टेशन पे आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन इज दैट स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। समझें भाई, कह रहा है एनिमल स्टोर करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को सॉलिड फॉर्म में, यानी वेस्ट को स्टोर करते हैं और जब रिलीज करते हैं तो सॉलिड फॉर्म में। इसका क्या फायदा? सुनिए भाई, वेस्ट को स्टोर करने का क्या फायदा और
सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट करने का क्या फायदा? सुने भाई, भाई मुझे बताएं, आपने सुने होंगे एनिमल जिनमें से मैं लिख रहा हूं इंसेक्ट, मैं लिख रहा हूं बर्ड्स, मैं लिख रहा हूं रेप्टाइल्स। इनके अंदर आपने एक बात सुनी होगी कि सर इनके अंदर जो यूरिया होता है उसमें होता है यूरिक एसिड, और आपने ये भी पता है कि यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक है। इसको निकालने के लिए 1 ग्राम पर 1 ml वाटर चाहिए, याद है? बिल्कुल। और आप कहेंगे इससे टॉक्सिक है यूरिया, जिसके लिए 50 ml वाटर चाहिए, और आप कहेंगे इससे और टॉक्सिक है अमोनिया, जिसके लिए 500 500 ml पानी का चाहिए। तो ये ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया NH3, यूरिया लेस टॉक्सिक, यूरिक एसिड बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। तो मैं बात ये करने वाला हूँ, देखें भाई, ये एक मैं बना रहा हूँ रेक्टम, क्या बनाया है मैंने? रेक्टम। और ये मैंने बनाई है कोलाइकल एपरेचर। ये रेक्टम आप कहेंगे सर ये तो इंटेस्टाइन का पार्ट है। हाँ सर बिल्कुल। और आप कहेंगे सर इसमें तो अनडाइजेस्टेड फूड्स जो हैं वो स्टोर होते हैं, तो ये क्या स्टोर करके रखा है मैंने? आप कहेंगे सर ये अनडाइजेस्टेड जो फूड है ये यहाँ पर स्टोर है। और अनडाइजेस्टेड फूड में आप कहेंगे सर वाटर भी है और उसके साथ आयंस भी हैं और फूड भी है, बेसिकली है ना, लिक्विड के फॉर्म में है ये। और आप कहेंगे सर पता है आपको इनके अंदर ब्लेडर नहीं है, यूरिन को स्टोर करने के लिए ब्लेडर नहीं है। क्यों भाई? सर बात सुने, समझ न थो अचे भाई, गौर से सुने। मशी का बाकी सारे क्या पॉइंट समझ नहीं आई वो पॉइंट बताएं, अचे तो आ रहा है समझ वो पॉइंट बताएं। ये रेक्टम इंटेस्टाइन का ओके भाई सुने, स्टोर करेंगे वेस्ट को, पता नहीं क्यों स्टोर करेंगे, उसका पर्पस मैं बताऊंगा। और जब एक्सक्रीट करेंगे वेस्ट को तो ये सॉलिड फॉर्म में करेंगे। तो ये भाई रेक्टम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? स्टोर होता है ना। रेक्टम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। क्यों स्टोर होता है? इसलिए स्टोर होता है कि ये फूड पड़ा रहेगा, इससे पानी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, वापस रीएब्जॉर्ब किया जाएगा इसको भी। क्यों? क्योंकि ये जो एनिमल रह रहा है ये रह रहा है डिजर्ट में या पानी की कमी में। तो जब पानी की कमी है या फास्टिंग पर है, ठीक है, पानी बाहर से ड्रिंक नहीं कर रहा, तो जब ड्रिंक नहीं करेंगे, बाहर से नहीं मिलेगा, तो जो बॉडी के अंदर पानी पड़ा हुआ है भाई ये तो अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा तो पानी भी निकल जाएगा ना उसके साथ, तो ये पानी रीअब्जॉर्ब करके यूज कर सकते हैं ना हम। तो इस वेस्ट को स्टोर करना क्या पर्पज है? फॉर व्हाट? फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कब? पानी की कमी में। ये बात समझ आई है? चलो ये बात समझ आई है। एक और बात सुने, मैंने यहां पे एक बात यही घुसा दी है कि इंसेक्ट के अंदर, बर्ड के अंदर, रेप्टाइल के अंदर यूरिक एसिड बनता है, यूरिन में अमोनिया या यूरिया नहीं बनता। ये सबको पता है ना? हाँ करें तो मैं आगे चलूंगा भाई। और ये भी पता होना चाहिए कि यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक है, ये भी मैंने पढ़ाया है। वेरी गुड, ओके गुड। अभी आगे सुने। अब किडनी जो यूरिन प्रोड्यूस करेगी, वो किडनी यूरिन प्रोड्यूस करने के बाद बनाया जाएगा ब्लेडर, रखा जाएगा हमारी तरह, मेमल की तरह यूरिन को स्टोर किया जाएगा। इतना ज्यादा है यूरिन कि स्टोर किया जाए इन एनिमल के अंदर? नहीं, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड पर 1 ml चाहिए। तो भाई इस छोटे से वेस्ट यूरिन के लिए आप ब्लेडर बनाएंगे, ब्लेडर इनमें नहीं होता।
जो यूरिन है वो सीधा आके अनडाइजेस्टेड फूड के साथ रेक्टम में इंटर होता है। इट मीन्स रेक्टम स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड एज वेल एज यूरिन विच कंटेन यूरिक एसिड थोड़ी क्वांटिटी में, और उसके साथ वाटर वो भी थोड़ी क्वांटिटी में। ये समझ आया कि यूरिन स्टोर नहीं करते, यूरिन की जो नाली है वो भी रेक्टम में। तो रेक्टम में हम इंसानों में, हम मैमल्स हैं, हम रेप्टाइल बर्ड इंसेक्ट नहीं है, हमारी बॉडी में यूरिन ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरेथ्रा से पास होता है जुदा। इस ओपनिंग को हम ह्यूमन में एनस कहते हैं। एनस उस ओपनिंग को कहा जाता है जिससे ओनली अनडाइजेस्टेड फूड निकले, और कोलाइका कहा जाता है, कोलाइका या कोलाइकल एपरेचर, एपरेचर मतलब ओपनिंग, कोलाइका उसको कहा जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड को भी रिलीज करे और यूरिन को भी साथ रिलीज करे। तो भाई इनके अंदर क्या है, सेपरेट यूरेथ्रा है, सेपरेट यूरिन के लिए ओपनिंग है, नहीं है, नहीं है। अगर यूरिया बनता तो क्या तो भी रेक्टम में रखते, नहीं, वो टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक है, उसके लिए 50 ml पानी चाहिए। और अगर अमोनिया बनता तो रेक्टम में तो क्या ब्लैडर में भी नहीं रखते। अमोनिया बनता रेक्टम में तो दूर की बात है, ब्लैडर में भी नहीं रखते। अमोनिया इज नॉट अलाउड टू बी स्टोर्ड इवन अ सिंगल टाइम इन द बॉडी। बनेगा निकलेगा, बनेगा निकलेगा, बाईपास। टॉक्सिक है भाई, रहेगा तो सेल्स को फोड़ देगा, तोड़ देगा, है ना। समझ आ रही हैं बातें? गुड गुड। तो ब्लैडर मछलियों में होगा, अमोनिया की वजह से नहीं होगा, और यूरिक एसिड वाले एनिमल में होगा, नहीं, यूरिन थोड़ा है इसलिए नहीं होगा। चलो भाई, अब अगर यहां पे यूरिन और अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर हैं आधे घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, तो यहां पे अगर पानी को रीअब्जॉर्ब किया जाए तो कर सकते हैं या नहीं? तो भाई जो स्टोरेज होती है वो क्यों होती है, इस क्वेश्चन का समझ आ गया। रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए, रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए, ठीक है, पानी की रीअब्जॉर्प्शन। जब पानी निकल जाएगा तो ये जो वेस्ट है ये क्या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। तो स्टोरेज की, रीअब्जॉर्प्शन के लिए, और जब एक्सक्रीट करेंगे इसको तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि भाई पानी तो निकाल दिया आपने, पानी तो निकाल दिया, तो ये सॉलिड या सेमी सॉलिड के फॉर्म में निकलेगा। समझ आ गई? समझ आ गई? ओके ओके सर। पॉइंट नंबर 3, 2 पॉइंट किए। वाटर प्रूफ कवरिंग होगी, पानी निकलेगा नहीं, स्टोर करके पानी को रीअब्जॉर्ब करके सॉलिड के फॉर्म में एक्सक्रिएट करेंगे पानी की कमी में। पॉइंट नंबर 3 है यूज ऑफ मेटाबॉलिक H2O। मेटाबॉलिक H2O का पता है? अच्छा नहीं, सुने, डिजर्ट में रह रहा है कोई एनिमल है, डिजर्ट में रह रहा है। कहां पे? डिजर्ट में। भाई डिजर्ट में रहने वाले को ड्रिंक करने के लिए पानी मिलेगा? भाई पौधों को पानी नहीं मिल रहा धरती पे, उनको रूट है लंबी लंबी, फिर भी नहीं मिल रहा। एनिमल के लिए कहां पे पानी स्टैग्नेंट होगा? सोच लें थोड़ा। तो डिजर्ट में पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए पानी इज नॉट अवेलेबल। तो भाई जब पीने के लिए पानी नहीं है तो डिजर्ट वाले एनिमल तो मर जाएंगे, मगर नहीं मरते। रीजन क्या है? कहां से पानी लाएंगे? सुने, प्रॉब्लम है ना पानी का है। तो ड्रिंक करने के लिए पानी नहीं मिलेगा, मगर फूड तो मिलेगा, फूड तो मिलेगा डिजर्ट में। क्या फूड मिलेगा? आप कहेंगे सर
जो सीड्स हैं ना प्लांट के, या सर जो सीड्स हैं ना प्लांट के, या जो फ्रूट है ना जीरोफाइट्स के, या इवन लीव्स हैं ना जीरोफाइट के, या स्टेम है ना जीरोफाइट के, हाँ हाँ सर इनको प्लांट खाएंगे। तो ये सीड, फ्रूट, लीफ और स्टेम आर दी फूड्स फॉर डिजर्ट एनिमल टू ईट। चलो भाई, एनिमल ने खा लिया जीरोफाइट के सीड को, फ्रूट को, लीफ को, स्टेम को। अब मुझे ये बताएं, क्या इनके लीव्स के अंदर और स्टेम के अंदर पानी स्टोर नहीं होता? बताएं तो, पानी स्टोर नहीं होता? होता है। तो अब इस लीफ को जो खाएंगे, खाने के बाद लीफ को, फ्रूट को सीड करने के बाद क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे और फिर रेस्पायर करेंगे। क्या मैं डाइजेशन और रेस्पायरेशन दोनों को ऑक्सीडेशन कह सकता हूं? ऑक्सीडेशन यानी ब्रेकडाउन, और ऑक्सीडेशन एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो ये डाइजेशन और रेस्पायरेशन एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है। तो जब ये फूड को डाइजेस्ट करेंगे और रेस्पायर करेंगे तो फूड से ओनली एनर्जी निकलेगी या एनर्जी के साथ पानी भी निकलेगा? पानी भी निकलेगा। तो ये पानी स्टोर करेंगे और इसको बेचारे यूज करेंगे, क्योंकि ड्रिंकिंग से नहीं मिला। तो यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर या ऑक्सीडाइज्ड वाटर या ऑक्सीडेशन से या डाइजेशन से, रेस्पायरेशन से जो पानी मिलेगा उसको बेचारे यूज करेंगे। इट मीन्स थोड़ा पानी मिल रहा है, और ये थोड़ा पानी कितना इंपॉर्टेंट है? 100% इंपॉर्टेंट है। तो ये इनको इजाजत है कि आप यूरिन में वाटर लॉस करें। जिनको पानी ही नहीं मिल रहा, अगर इनके पास ये कैपेसिटी नहीं होगी तो ये रह नहीं पाएंगे। सर दुखों में रहने वाले प्लांट के लिए ये कैपेसिटी और ये कैपेसिटी और ये कैपेसिटी होनी चाहिए। 3 पॉइंट्स क्लियर किए हैं। नाउ मूविंग टू द 4th पॉइंट, एंड द 4th पॉइंट इज व्हाट? स्टोरेज ऑफ वेस्ट। भाई सुने, वेस्ट को स्टोर करना ये भी किसी काम का है क्या? वेस्ट को स्टोर करना भी काम का है कभी कभी। सुने भाई, ये आपके पास है किडनी। किडनी के अंदर इस पार्ट का नाम कोई बताए, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? ये जो ट्रायंगल शेप है, पायरामिड। एक को क्या कहते हैं? पायरामिड। सबको क्या कहते हैं? मेड्यूला। सबको पता है? पता है भाई। ये पायरामिड अगर मैं बड़ा बनाऊं, ये बड़ा बनाऊं और मैं आपको कहूं कि इस पायरामिड में यहां पर होता है एक स्ट्रक्चर जिसको पता नहीं क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, बताएगा कोई? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। तो मैं यहां पे नेफ्रॉन तो नहीं पढ़ा रहा, मगर मैं बता रहा हूं, काम की बात सुने भाई। होता कुछ यूं है, होता कुछ यूं है, किडनी के अंदर ब्लड जाती है और वो ब्लड जाकर हर नेफ्रॉन को ब्लड मिलती है। तो नेफ्रॉन क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन? ब्लड की फिल्ट्रेशन। मेरी बातों को सुना करें गौर से। नेफ्रॉन क्या करता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो फिल्ट्रेशन करने के लिए यहां पे ब्लड से सारा पानी और साल्ट नेफ्रॉन के पास, सारा पानी और साल्ट नेफ्रॉन के पास। ये रेड कलर का पानी है, नेफ्रॉन के पास आ गया ब्लड से। अब भाई सुनी, अगर इस ब्लड ने वापस आकर नेफ्रॉन से पानी वापस नहीं किया तो ये पानी बन जाएगा हिस्सा यूरिन का, क्योंकि नेफ्रॉन यूरिन बनाता है। तो ब्लड को क्या करना चाहिए? जो एक्स्ट्रा वाटर गया, जो साल्ट गए, वो क्या वापस लाने चाहिए, रीअब्जॉर्प्शन करनी चाहिए। सबको पता है, गुड। अब बॉडी रीअब्जॉर्प्शन कैसे करती है? क्वेश्चन इज दैट, अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। तो भाई बॉडी क्या करती है?
आपने पढ़ा होगा कि जो मेड्यूला है वो हाइपर होता है, मेड्यूला हाइपरटोनिक होता है नेफ्रॉन से। तो भाई मेड्यूला कहता है ब्लड को तुम टेंशन ना लो, मैं आपको नेफ्रॉन से छीन कर लूंगा आपका पानी भी, आपके साल्ट भी। कौन कह रहा है? मेड्यूला कह रहा है ब्लड को कि मैं वापस करके दे रहा हूं आपको पानी जो आपने नेफ्रॉन को दे दिया है। तो मेड्यूला के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन एक तो साल्ट की वजह से होती है, दूसरी ऑर्गेनिक सॉल्यूट यूरिया की वजह से होती है। यूरिया स्टोर होता है हमारे किडनी के मेड्यूला के अंदर यूरिया, जो मेड्यूला को क्या करता है? हाइपर। भाई बताएं, मेड्यूला हाइपर हो गया तो अब नेफ्रॉन के अंदर जो पानी है वो भागता दौड़ता मेड्यूला में आएगा, क्योंकि मेड्यूला का वाटर पोटेंशियल कम, मेड्यूला का सॉल्यूट पोटेंशियल कम, मेड्यूला नेगेटिव मोर, मेड्यूला हाइपरटोनिक है। तो बताएं जो नेफ्रॉन है मेड्यूला को पानी क्यों दे रहा है? क्योंकि मेड्यूला हाइपर है, और हाइपर क्यों है? यूरिया स्टोर है, और यूरिया वर्क करता है एज अ सॉल्यूट, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक है, इसको हम इसलिए कहते हैं ओस्मोलाइट। ओस्मोलाइट को अगर कोई समझे क्या है ओस्मोलाइट, आप कहेंगे सर ओस्मोलाइट ऑर्गेनिक टाइप के सॉल्यूट को हम ओस्मोलाइट कहते हैं, और यूरिया ऑर्गेनिक है क्योंकि NH2 और CO से बना हुआ है। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये वेस्ट भी है, ओस्मोलाइट कहते हैं। ओस्मोलरिटी मेंटेन करता है, पानी को खींचता है, अट्रैक्ट करता है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट की कैपेसिटी है, ऑर्गेनिक है, इसलिए ओस्मोलाइट कहते हैं, है सॉल्यूट। तो ये अगर ये नहीं होता तो क्या मेड्यूला को पानी मिलता और मेड्यूला ब्लड को वापस देता और ब्लड का प्रेशर मेंटेन होता, ब्लड का प्लाज्मा का पानी पूरा होता? नहीं भाई, तब ज्यादा से ज्यादा मछलियों की तरह पानी पीना पड़ेगा। फिर अगर आपके अंदर ऐसा सिस्टम ना हो, डिजर्ट एनिमल के अंदर ऐसा सिस्टम ना हो, तो उनको मछली की तरह 180 लीटर पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि पानी को रीअब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है। तो रीअब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो बन रही है ड्यू टू द मेड्यूला, और मेड्यूला जो पानी ले रहा है ड्यू टू द यूरिया, और तो मतलब वेस्ट को स्टोर कर रहे हैं हम फॉर द पर्पज ऑफ वापसी ऑफ वाटर। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये था भाई टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर क्या अडाप्टेशन, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट अडाप्टेशन पढ़ी हमने। अब सर ओस्मोलाइट सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज कंदा, ओस्मोलाइट सॉल्यूट पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे, मोर नेगेटिव करेंगे। मोर नेगेटिव या डिक्रीज मतलब ज्यादा हाइपर मतलब पानी को बुलाएंगे, आ जाओ भाई। ओके, गॉट इट। चलें भाई, चलते हैं भाई। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेगेटिविटी इंक्रीज करेंगे। बिहेवियरल अडेप्टेशन क्या है भाई? सुनिए, अगर कोई एनिमल सॉल्यूट को मेंटेन ना कर पाए डिजर्ट में, तो वो क्या करेगा? बताएं क्या करेगा? डिजर्ट में रहेगा या वो भाग जाएगा पीछे, अपनी माइग्रेट करेगा? महक चावला ने बोला। तो ये जो माइग्रेट करना है, जगह नहीं भाई रहना, मुझे नहीं रहना आ रहा, अडेप्टेशन मैकेनिज्म नहीं है, या एनवायरनमेंट बहुत हार्श है, तो ये माइग्रेट करके चला जाएगा। ये बिहेवियर है माइग्रेटिव बिहेवियर। अगर ऑस्मो रेगुलेशन की कैपेसिटी नहीं है तो माइग्रेट करके भाग के जाएंगे। अच्छा है, जैसे वो आपका करता है माइग्रेट। यहाँ पे तो ऑस्मो कन्फर्मर की बात करूंगा, जैसे फ्रॉग टेम्परेचर के बिहाफ से माइग्रेट करके जाता है, लो एंड हाई टेम्परेचर में नहीं रह सकता, वो नॉर्मल टेम्परेचर ढूंढता है। वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस टॉपिक दीज थिंग्स। सुने भाई, अब एनिमल का टाइप 2 कौन थे एनिमल? एक्वाटिक एनिमल। हाँ भाई, एक्वाटिक एनिमल के अंदर
मैंने नहीं बताए एनिमल के टाइप। दो टाइप है एनिमल के, एक को कहते हैं ओस्मो कन्फर्मर्स और दूसरों को कहते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स। भाई ओस्मो मतलब वाटर और साल्ट, रेगुलेटर यानी ये किसी भी इन्वायरमेंट में, हाइपो में या हाइपर में या थोड़े हाइपर में, चलो थोड़े हाइपर को छोड़ दें, ये बात कब में बात करते हैं, हाइपो में और हाइपर में रह लेंगे। मतलब हाइपो में कम साल्ट मिलेंगे ना एनिमल को, हाइपर में ज्यादा साल्ट मिलेंगे, तो ज्यादा साल्ट मिलेंगे। हाइपर में इनको क्या मिलेगा, साल्ट ज्यादा, और हाइपो में इनको साल्ट कम मिलेंगे। हाइपर में इनको साल्ट, प्रॉब्लम यहां पे कौन सा आ रहा है हाइपर में रहने में, कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है हाइपर में रहने में, एक्सेस एंट्रेंस ऑफ सॉल्यूट। तो इनके पास कौन सा मैकेनिज्म होगा, कौन सा मैकेनिज्म होगा साल्ट को रिमूव करने का, कौन से साल्ट को रिमूव करना जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और यहां पे साल्ट कम आ रहे हैं, तो इनके पास कौन सा मैकेनिज्म होगा, दुगने साल्ट पानी से एक्टिवली भी लेंगे, पूरा ही करेंगे साल्ट की। यहां पे भाई हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, इट मींस ये फ्रेश वाटर, क्यों नहीं समझ रहे, हाँ समझ गए हैं सब लोग। और हाइपर का मतलब है ये कौन सा एनवायरनमेंट, मेरीन एनवायरनमेंट, समुद्र में रहने वाले जो पानी पिएंगे उसमें साल्ट कम होंगे, ज्यादा तो साल्ट को रिमूव करने के का पोटेंशियल होगा, एनर्जी खर्च करके उनको रिमूव किया जाएगा। साल्ट से तंग है भाई, नहीं आओ मगर आएंगे क्योंकि पानी वो है। और यहाँ पे जो भी पानी पिएगी फिश, वो उसमें पानी में साल्ट कम होंगे, तो पैसों से साल्ट खरीदने पड़ेंगे। अगर किसी एनिमल में ये साल्ट को लेकर पूरा करना या साल्ट को निकाल के पूरा करना ये पोटेंशियल ना हो, तो उन्हें हम ऑस्मो रेगुलेटर कहेंगे नहीं भाई, उसे कहेंगे अनपढ़, ठीक है, उसे कहेंगे ऑस्मो कन्फर्मर। के ऑस्मो रेगुलेटर वो जो साल्ट और वाटर को हर हाल में बैलेंस करे, ऑल कंडीशन में। और ये क्या कहेगा बताएं, कौन सी कंडीशन में रहना पसंद करेगा, हाइपो में या हाइपर में या आइसो में। हाँ भाई, क्यों भाई, क्यों भाई, सुने, आप कहेंगे सर ये मछली है, ये ऑस्मो कन्फर्मर है, तो सर ये क्या कहेगी, कहेगी हाइपो में साल्ट मिलेंगे कम, तो मैं कैसे पूरे करूंगा, मुझे नहीं पता कैसे पूरे किए जाते हैं, इट मीन्स ये मैकेनिज्म इसमें नहीं है। और आप कहेंगे सर अगर हाइपर में रहेगी तो साल्ट जाएंगे ज्यादा, बढ़ जाएंगे, तो इनको कम कैसे किया जाए, निकाला कैसे जाए, ये मैकेनिज्म इसमें नहीं होगा, इनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आप कहेंगे सर अगर आइसो मिले ना तो पानी और साल्ट ऐसे आएंगे, उतने आएंगे जितने बॉडी में, भाई अगर बॉडी में 95% वाटर है और 5% साल्ट है, तो बाहर भी 95% वाटर है और 5% साल्ट है, इट मीन्स अंदर और बाहर का एनवायरनमेंट सेम है। तो जब पानी जाएगा तो कितने परसेंट साल्ट लेकर जाएगा, 5%, और जब निकलेगा भी तो कितने परसेंट साल्ट लेकर निकलेगा, 5%। तो कोई चेंज आएगी नहीं आएगी, मसला नहीं होगा, ठीक है ना, मसला नहीं होगा। अब ऐसी कौन सी अडेप्टेशन है जो इनमें है भाई। ऑस्मो कन्फर्मर का एग्जांपल कौन सा है आपके बुक के अंदर, हेग फिश, हेग फिश ऑस्मो कन्फर्मर है। और हेग फिश के बाद जो इनवर्टिब्रेट हैं, इनवर्टिब्रेट हैं, मेजॉरिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड हेग फिश, यहां पे लिख रहा हूं इनवर्टिब्रेट, मोस्ट इनवर्टिब्रेट एंड हेग फिश आर ऑस्मो कन्फर्मर्स। ये मतलब कह सकता हूं मैं, हेग फिश मतलब रेयर वर्टिब्रेट,
और इनवर्टिब्रेट मतलब मोस्ट वर्टिब्रेट आर ऑस्मो कन्फर्मर्स। शार्क एंड रे, शार्क एंड रे तो भाई उस पे आते हैं हम, वो स्लाइटली वाले हैं, उसमें हम आते हैं बाद में। हाँ भाई, ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर का मसला समझ आ गया। अब डिटेल में इनको डिस्कस करें इनको डिटेल में डिस्कस। ओके या चलो भाई छोड़ते हैं, कल करेंगे, बस आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना काफी है। कल पढ़ेंगे कि पानी में कैसे ऑस्मो रेगुलेशन होती है, ठीक है। ओके, बस आज का छोटा लेक्चर हो गया ये 30-35 मिनट का। सर क्या कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल, टेरेस्ट्रियल भाई, टेरेस्ट्रियल ऑस्मो कन्फर्मर हो सकता है? कैन यू इमेजिन भाई? अडाप्टेशन है तो खुश्की पे रह रहा है ना, बिना पानी के सरवाइव कर रहा है। हेग फिश ऑस्मो रेगुलेटर है, उसमें हेग फिश ऑस्मो कन्फर्मर है, फिश ऑस्मो कन्फर्मर है। ऑस्मो कन्फर्मर उन्हें कहेंगे जो एनिमल अपने बाहर के सराउंडिंग में वहां पे रह सकें जहां पे कंडीशन आइसोटोनिक हो और हाइपो और हाइपर में वो अपने बॉडी के साल्ट की कंसंट्रेशन को बैलेंस ना कर सकें। ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन ना करने वाले, यानी ऑस्मो कन्फर्मर्स। ठीक है, कल समझ आ जाएगा कि ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर में क्या मसला है। कल जब ऑस्मो रेगुलेटर डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, कि वो जिनमें बैलेंस करने का पोटेंशियल हो, जो हर हाल में रह पाए, उन्हें ऑस्मो रेगुलेटर कहेंगे। ओके, चलो भाई, ब्रेक है 10 मिनट की। इंग्लिश चलेगी, बाकायदा चलेगी।